हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है हमारा यहाँ पे। एंड वी वर सीइंग कि जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन थे वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले कौन थे? कुशानास थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया गोल्ड कॉइन लॉन्च करे थे। बट जो सबसे बेस्ट थे, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स, उसको इशू किया था गुप्ता रूलर्स ने। सो द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। तो जो सबसे पहले तारीफ की जाती है वो उनकी प्योरिटी की जाती है। ये देखिए, ये क्या है? ये पंच मार्क्ड कॉइन है, कोई नेम नहीं है एंड सिर्फ सिंबल को पंच किया गया है मेटल के सरफेस पे। दिस इज द कॉइन एंड दिस इज योध्या कॉइन। जो योध्या ट्राइबल ग्रुप था, उनके ऐसे कॉइन थे। ये गुप्ता के कॉइन है। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कॉइन्स को देख करके कि इनकी क्वालिटी कितनी सुंदर लग रही होगी। अभी भी देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं एंड ये कई कई 100 साल पहले की बात है। सो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग। सो these coins facilitated long distance transaction from which king also benefited। तो इससे क्या हुआ, जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेडिंग डील वगैरह थी उसमें भी हमें बहुत आसानी देखने को मिली। तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से, फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो फाइंड्स थे गोल्ड कॉइन्स के, वो टापर ऑफ हो गए हैं। यानी कि डज दिस इंडिकेट देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस? तो 6th सेंचुरी से अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड कॉइन नहीं देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलते भी हैं तो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। सो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स टैपर ऑफ, तो उनकी क्वालिटी कम हो गई। क्या कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था? सो हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो हिस्टोरियंस इस इशू पे भी डिवाइडेड हो गए। कुछ कहते हैं कि जो कोलैप्स हो गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, तो जब रोमन एम्पायर ही कोलैप्स हो गया तो ट्रेडिंग तो होती नहीं होगी। तो जब ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो कैसे कुछ होता होगा? So, and this affected the prosperity of the states, communities and regions that had benefited from it। तो अगर रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया तो उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिटीज थी, जो उनसे डील करती थी, ट्रेड करती थी, उन सबका डाउनफॉल कहीं ना कहीं तो आया ही होगा ना। Others argue that new towns and networks of trade started emerging around this time। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि जो नए टाउन्स थे एंड नेटवर्क ऑफ जो ट्रेड था वो भी इस समय पे एमर्ज आउट होना शुरू हो गया था। दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट दो फाइंड्स ऑफ द कॉइन्स ऑफ दैट टाइम वॉज फ्यूअर, कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। सो वो ये भी कहते हैं कि जो कॉइन मिलना कम हो गए थे, लेकिन कॉइन्स का जिक्र इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट में तो लगातार होता ही रहता था। क्या इसका कारण ये है कि हमें अभी तक वो सिक्के मिले ही नहीं? या फिर ये कारण हो सकता है कि ये जो सिक्के थे, बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रादर देन बीन होर्डेड, कि ये जो सारे सिक्के थे सर्कुलेशन में हो, होर्डेड ना हो। क्योंकि एक साथ बहुत सारे सिक्के मिलने का कारण क्या है कि किसी ने उसको होर्ड करके रख लिया हो, ऐसा छुपा के रख लिया हो। दिस कुड बी द रीज़न। बट कुछ कारण क्या हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में तो इतने फैले हुए थे कि हमें देखने को ही नहीं मिले। इस पे भी हिस्टोरियंस की अपनी लड़ाई रहती है। हम इसको अपने हिसाब से सोच सकते हैं, जो हमारा मन करे। दिस इज अशोकन इंस्क्रिप्शन। कितना मुश्किल है इसको डेसिफर करना। जिसने निकाला है मतलब बढ़िया दिमाग लगाया होगा। और लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ वालों में दिमाग नहीं होता। उनसे कहो होल्ड माय इंस्क्रिप्शन, फिर पता चलेगा। ओके, ये अशोकन ब्रह्मी है जिसको देवनागरी के इक्विवेलेंट डेसिफर किया गया। ऐसे जो था प्लस के जैसा क्या लिखते थे। आई होप क्या आपको आते हैं। तो ऐसा डी बना के च लिखते थे, सी बना के ढ लिखते थे, द को तो द ही लिखते थे, ऐसा चार जैसा मैं लिखते थे और पूर्ण विराम जैसा रह लिखते थे। लिखते होंगे, शौक होंगे इनके ऐसे। सो बैक टू बेसिक्स में हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर। इंस्क्रिप्शन का मतलब निकाला कैसे जाता है, पता चले आप में से कोई बढ़िया डेसिफर करने वाला बन गया। So far, we have been studying excerpts from inscription among other things, but how do historians find out what is written on them?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इंस्क्रिप्शन में लिखी हैं, लेकिन हिस्टोरियंस को पता कैसे चलता है कि उस पे लिखा क्या है। जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट का डेसिफर करना है, ये है ब्रह्मी। सो कैसे किया होगा इन्होंने? तो बहुत सारी स्क्रिप्ट थी जो कि यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रह्मी। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट जिससे बहुत सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बनी है वो ब्रह्मी से ही बनी है। सो द स्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो बहुत सारी जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इसी भाषा में लिखी हुई है। सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, दे aided by Indian Pandit worked backward and contemporary Bengali and Devanagari manuscript comparing their letter with old specimens. तो इनिशियली हिस्टोरियंस ने क्या करा, वो बहुत सारे पंडित्स, इंडियन पंडित्स वगैरह के पास गए, बंगाली देवनागरी स्क्रिप्ट सबके लोगों को बुलाया और स्क्रिप्ट रखी, और उसके अलावा जो उनके अपने फॉन्ट्स थे उनके इनिशियल फॉन्ट्स देखे कि पहले जो था उसे क्या इसी तरीके से बनाया जाता था या किसी और तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता है फॉन्ट्स में वेरिएशन हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे मान लो ए है तो ए सीधा भी बना सकते हैं, उल्टा टेढ़ा कैसा भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरी स्टडी शुरू कर दी। स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्लियर इंस्क्रिप्शन समटाइम अज्यूम दीज वन इन संस्कृत। तो कुछ को लगा था इनिशियली ये संस्कृत में है, ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। लेकिन जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो किसमें थी? प्राकृत में थी। बट फिर भी उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये संस्कृत है, बट ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ painstaking investigations, several epigraphists, that James Princip was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. तो बहुत जी तोड़ मेहनत लगी, बहुत ही पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन जो था वो कई डिकेड्स तक हुआ, दसियों साल तक हुआ। बहुत सारे एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो ये इन सब का मतलब निकालते हैं। तो वो कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जाके हमें सक्सेस मिली एंड जेम्स प्रिंसिप ने फाइनली डिस्कवर कर दिया अशोकन ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट थी उसको कौन से ईयर में? 1838 में। अब खरोष्टी को कैसे पढ़ते हैं तो ये हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।